चलिए आगे बढ़ते हैं। हा, विच वन डू यू प्रेफर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग। बेटा, मेरे को पढ़ाना होता है, दोनों जगह मैं सेम पढ़ाता हूँ। पढ़ने वालों का फ़र्क होता है। जो ऑनलाइन है उसमें कचरा बहुत आता है, तो जो ऑनलाइन होता है उसमें कंपैरेटिवली कचरा बहुत आ जाता है, तो उसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है हमारी। तो शायद समझ गए होगे आप। हा। क्लियर है? अब मैं लिख नहीं सकता, मेरे को ऐसे ही बोलना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो विल कंटिन्यू। हाँ, कल हमने क्या किया था? कल हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना स्टार्ट कर दिया था। वी हैव डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो आप निकालोगे कंप्रेशन बराबर टेंशन करके। तो इसमें जो हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ स्टील के। अब बात आके रुक गई हमारी एरिया ऑफ स्टील के ऊपर। अब इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। आई एम कंटिन्यूइंग दिस ओनली। सो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टेंशन स्टील, कितना टेंशन स्टील आपने प्रोवाइड कर रखा है। सो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टेंशन स्टील इन अवर सेक्शन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन। हमारे पास अलग अलग तरह के सेक्शंस हैं। वो सेक्शन मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताए थे, वही सेक्शंस हमें लिमिट स्टेट मेथड में डिस्कस करने हैं। तो लास्ट क्लास में जहां पर हमने पॉइंट छोड़ा था एग्जैक्टली वहीं के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट ओनली। लास्ट क्लास में भी एक नोट लिखा था, उसी के आगे नोट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नोट ये बोल रहा है, सो based on amount of tension steel, in section, following types of sections are being defined. Very important from your examination point of view, understanding point of view. Following types of section are being defined. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर बीइंग डिफाइंड। अब क्या है हमारा, कौन कौन से सेक्शन है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस। पहली सेक्शन, द फर्स्ट ऑफ द सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन। तो पहला सेक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है, ये सेक्शन हमने डिफाइन किया है। दिस सेक्शन इज बीइंग डिफाइंड बाय अस। So this section is being defined by us. अब क्या है बैलेंस सेक्शन? बैलेंस सेक्शन इज द टाइप ऑफ सेक्शन, बैलेंस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है इन विच द अमाउंट ऑफ स्टील इज सच दैट, इसमें इतना स्टील होता है दैट द स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन टेंशन स्टील रीचेस अप टू देयर लिमिटिंग वैल्यू साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होगा जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ यील्ड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी डिजाइनिंग ही ऐसे करते हैं। मैं कंक्रीट को भी अपने कहाँ पहुंचा देता हूँ, परमिसिबल स्ट्रेन पे पहुंचा देता हूँ, स्टील को भी अपनी परमिसिबल स्ट्रेन पे पहुंचा देता हूँ, और उसके बाद इस सेक्शन की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप ये सेक्शन प्रोवाइड कर देते हो। तो आपने ही ऐसा सेक्शन प्रोवाइड कर रखा है जिसमें कंक्रीट और स्टील क्या करे, साइमल्टेनियसली यील्ड करे। यील्ड करने का मतलब दोनों अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे पहुंच जाएंगे। स्ट्रेन इन कंक्रीट विल बी हाउ मच, 0.0035। strain in steel will be how much, 0.002 plus 0.87 Fy by ES। क्लियर है चीज? तो इसको मेंशन कर सकते हैं। So we can say it is the steel or it is the type of section. ये एक ऐसा सेक्शन है, it is the type of section in which the amount of steel is such that strain in concrete is 0.0035 and strain in steel, कौन सा स्टील, इसको भी मेंशन कर देता हूं, टेंशन स्टील, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। सो स्ट्रेन इन स्टील is 0.002 plus 0.87 Fy by ES at the time of failure। तो ये वो सेक्शन होता है जिसमें हम इतना स्टील प्रोवाइड कर देते हैं कि कंक्रीट भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे पहुंच जाता है,
स्टील भी कहाँ पे, टेंशन में अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे पहुंच जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। तो कोई मुझे बताएगा स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट कितना होगा, हाउ मच ऑफ द स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट विल बी ऑब्जर्व्ड, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट विल बी 0.0035। कोई मुझे बताएगा स्ट्रेन इन स्टील कितनी होगी, स्ट्रेन इन स्टील होगी 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाय ई एस। क्लियर है चीज। कोई मुझे बताएगा स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट विल बी हाउ मच, stress in concrete, so stress in concrete will come out to be how much, 0.45 0.45 fck, so stress in concrete will be 0.45 fck. What about the stress in steel, so stress in steel will be 0.87 fy, आपको स्ट्रेस मिलेगा 0.87 fy। जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कितनी होगी, वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होगी जो हमने स्ट्रेन कंसेप्ट से पहले निकाली हुई है। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी किसके अंदर, एक बैलेंस सेक्शन के अंदर। ऑल दीज प्रॉपर्टीज विल बी ऑब्जर्व्ड बाय अस इन बैलेंस सेक्शन। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी। अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये लो आप डायग्राम भी देख लो। तो जब इतना टाइम लगा ही रहे हैं समझने के अंदर, इफ आई एम इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल हार्डली मैटर। तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। स्टील को मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ क्योंकि स्टील को अगर मैं टूल से बनाऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड। जो सॉइल की क्लास ली थी वो अभी भी रिकॉर्डेड विल बी सून, वो अभी भी रिकॉर्डेड विल बी सून, सर प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर जी आपने जो सॉइल की क्लास ली थी आज वो अभी भी, भाई आ जाएगा, सिस्टम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जाऊं बेंगलोर, वहाँ पे जो इनका आईटी डिपार्टमेंट है वहाँ जाके बैठूं, आज की क्लास में खुद अपने हाथ से अपलोड करके लाऊं? भाई 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं अपलोड होने के अंदर, हो जाएगी भैया अपलोड, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इसमें बताओ मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? भाई अनअकैडमी वाले खुद तो रखेंगे नहीं छुपा के कि उनको सॉइल सीखनी है, जो आईटी वाला बंदा होगा नहीं मेरे को सॉइल सीखनी है मैं पढ़ाऊंगा सॉइल, ऐसा तो है ही नहीं। कर देगा भाई अपलोड जब देखेगी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं चल रहा होगा सर्वर। इतनी छोटी बातों में परेशान क्यों हो जाते हो? सो दिस इज अवर बैलेंस सेक्शन, ये हमारी बैलेंस सेक्शन है। सो दिस इज अवर बैलेंस सेक्शन। तो अब सारी प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको बैलेंस सेक्शन की, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द बैलेंस सेक्शन आई हैव डिस्कस। तो इसमें इतना स्टील होता है कि कंक्रीट और स्टील के अंदर लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू साइमल्टेनियसली पहुंचती होती है। मिल जाता है आधे घंटे में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी सर्वर भाई, कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है, चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, मशीन ही तो है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, इसमें इतना परेशान क्यों हो जाते हो? सो नेक्स्ट इज अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। मेरी ऐप नहीं चल रही 3 दिन से, चल रही। अब क्या मैं हल्ला मचाता फिर रहा हूँ क्या, तुम्हें आके मैसेज करूँ कि दीपक यार मेरी ऐप नहीं चल रही यार, 2 दिन हो गए, उसमें कुछ अपडेट नहीं हो रहा। मैंने तो भैया किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा हूँ, ठीक हो जाएगी अपने आप। ना मेरे बोलने से जल्दी ठीक होगी, ना मेरे नहीं बोलने से जल्दी ठीक होगी। दीपक मेरी ऐप नहीं चल रही यार 2 दिन से यार। सो नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन इज, हाँ बफर, ये देखो वापस आ गए बफरिंग।
ये यार नेट चल रहा है, चल रहा है नेट, चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट। द नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन विच इज बीइंग डिफाइंड बाय अस, अगला सेक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है इसको हम बोलते हैं अंडर इन्फो सेक्शन। अब क्या है अंडर इन्फो सेक्शन? अगर मैं इसके नाम से इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ, अगला सेक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ सील, इसको हम बोलते हैं अंडर इन्फो सेक्शन। अगर इसके नाम से मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ, यानी इसमें आपने जो एरिया ऑफ सील दे रखी है, इन दिस सेक्शन द एरिया ऑफ सील विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अस will be less than the area of steel which is being provided for balance section। तो इसमें स्टील हम कम देंगे जो आपने किससे दिया, बैलेंस सेक्शन के अंदर दिया। तो क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ स्टील आप कंपैरेटिवली कम देते हो इन कंपैरिजन टू द बैलेंस सेक्शन, तो इसके अंदर फेलियर पे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन पहुंचता है 0.0035 और स्टील के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 Fi/Es। कहने का मतलब है इस सेक्शन में स्टील अपनी लिमिटिंग स्ट्रेन पे पहले पहुंचता है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। भले ही स्टील अपनी लिमिटिंग स्ट्रेन पे पहले पहुंचता है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट, तो इसकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी इसने फेलियर को इनिशिएट कर दिया। जैसे इसकी यील्डिंग स्टार्ट होती है, क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स। ठीक है भैया, क्रैक डेवलप हो गया। जब स्टील अपनी लिमिटिंग स्ट्रेन पे पहुंचा, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस के अंदर, अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 Fi/Es से ज्यादा भी हो जाए तब भी स्ट्रेस में चेंज नहीं आएगा स्टील के, वो तो 0.87 Fi रहेगा। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो इसके ऊपर मोमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जो हमारा सेक्शन है उसके ऊपर जो मोमेंट ट्रांसफर कैपेसिटी है वो तो स्टील की मोमेंट ट्रांसफर कैपेसिटी से ज्यादा निकल के आ रही है। पर क्योंकि स्टील के अंदर स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आया, स्टील का एरिया उतना का उतना ही है, तो हमारी जो टेंशन फोर्स है वो उतनी की उतनी रहेगी। अब टेंशन फोर्स उतनी की उतनी है, फिर अब क्या दिक्कत? कंप्रेसिव फोर्स भी उतनी की उतनी रहेगी, पर मोमेंट बढ़ता जा रहा है, मोमेंट इज इंक्रीजिंग। कंप्रेसिव फोर्स वही, टेंसाइल फोर्स वही, कोई चेंज नहीं निकल के आ रहा, मोमेंट बढ़ती जा रही है। यानी सारी बात आगे रुक जाती है लीवर आर्म के ऊपर। लीवर आर्म बढ़ने लग जाता है, तो जैसे जैसे स्टील की यील्डिंग होने लग जाती है लीवर आर्म बढ़ता है ताकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता जाए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर लीवर आर्म बढ़ रही है इसका मतलब हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम होने लग जाती है। कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन बढ़ने लगता है और एक पॉइंट पे आके कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन 0.0035 पे पहुंच जाता है। इसका मतलब फेलियर तो यहां पर भी क्रशिंग से होता है, फेलियर पीछे भी क्रशिंग से ही हुआ, यहां पर भी क्रशिंग से ही हुआ। स्टील कभी फेल नहीं करता, स्टील की हमेशा यील्डिंग होती है, फेलियर हमेशा कंक्रीट में क्रशिंग से ही होता है। पर क्योंकि इस क्रशिंग को इनिशिएट कराया स्टील ने, इसको हम बोल देते हैं टेक्निकली सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। तो ये वो सेक्शन है जिसमें स्टील के अंदर फेलियर पे स्ट्रेन आपको लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा मिलेगा, पर कंक्रीट में कितना होगा? अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे होगा। इसको हम बोल देते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? स्ट्रेन एक्सीडिंग एंड स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है रोहित छेदे, एब्सोल्युटली करेक्ट। यील्ड करता है स्टील, चलो सबको ये बात समझ में आती है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं इट्स द टाइप ऑफ सेक्शन, इट्स द टाइप ऑफ सेक्शन इन विच, यहां दिख ही नहीं रहा, इट्स द टाइप ऑफ सेक्शन इन विच amount of steel is such that strain in concrete at failure is 0.0035 and in tension steel is more than 0.002 plus 0.85 Fi/Es। क्लियर है? अब अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज लिखूं यहाँ पे, इफ आई मेंशन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शन हियर, पेज सेलेक्ट किया, स्ट्रेन इन कंक्रीट ड्यूरिंग फेलियर 0.0035,
सर पेन का थिकनेस बढ़ा दीजिए, बहुत लाइट कलर है। यार ये मेरे को समझ में नहीं आता पेन का थिकनेस कहाँ से बढ़ता है। मैक्सिमम थिकनेस पे चल रही है ये, जो पेन है मैक्सिमम थिकनेस पे चल रही है, इससे तो मैं खुद परेशान हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ होता है? और अच्छा स्टाइलस नहीं है भाई, इसमें कोई और जगह ही नहीं है। ये मैं पूछूंगा एक बार, कोई टेक्निकल बंदा होगा उससे पूछूंगा कैसे बढ़ती है थिकनेस इसकी। सो स्ट्रेन इन कंक्रीट अगली क्लास से पहले पूछ लूंगा मैं। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट ब्लैक कर दीजिए, शायद बढ़ जाएगी। ब्लैक करने से नहीं बढ़ेगा, चलो कर लेता हूँ, अगर बोल रहे हो तो। तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो इसके अंदर। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035। स्ट्रेस इन कंक्रीट कितनी है? 0.45 एफ सी के। स्ट्रेन इन स्टील कितना है? 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाय ई एस। स्ट्रेस इन स्टील कितनी है? 0.87 एफ वाई। और हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। तो एक्स यू विल बी लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। क्लियर? सही है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टील में तो सर ग्रेटर होना चाहिए स्टील में। तो हाँ, स्टील में कहाँ ग्रेटर नहीं लिखा क्या? ये लो, स्टील में ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो स्टील में ग्रेटर ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अग्निहोत्री ने बिल्कुल सही बोला। अब मुझे सेक्शन बना के दिखाना है आपको। आई हैव टू ड्रॉ दी सेक्शन। सेक्शन ये रहा, दिस इज अवर सेक्शन। ये जब मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ ना तब तो विड्थ बढ़ जाती है इसकी पेन की, पर जब मैं नॉर्मल राइटिंग लिख रहा होता हूँ तब छोटी हो जाती है, पता नहीं क्यों। आज पूछता हूँ इसका क्या चक्कर है। सो दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। सो दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस। स्टील को मैं फ्री हैंड से बनाता हूँ। सो स्टील आई विल ड्रॉ बाय फ्री हैंड ओनली। तो स्टील आई एम ड्रॉइंग बाय फ्री हैंड ओनली। क्लियर यहाँ तक की कहानी? तो अगर ये बैलेंस सेक्शन होता, इफ दिस वुड हैव बीन बैलेंस सेक्शन, तो अगर ये बैलेंस सेक्शन होती हमारी तब मैं न्यूट्रल एक्सिस बना के दिखा दूंगा आपको। देन आई विल शो द न्यूट्रल एक्सिस, तब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना? ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ये बैलेंस सेक्शन की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो ये हमारा स्ट्रेन होता 0.0035 और यहाँ पर हमारे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है स्टील में? स्टील में हमारा स्ट्रेन होता 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस। पर क्योंकि ये हमारा अंडर इन्फो सेक्शन है, इसमें हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ शिफ्ट हो जाती है? इसमें हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। लाइन में ऊपर राइट क्लिक कर कर कर्सर ले जाइए, शायद ऑप्शन आ जाएगा। लाइन में क्या कर दो? ये बोल रहा है लाइन में कर्सर क्लिक कर दो। लाइन में ऊपर राइट क्लिक कर कर्सर ले जाइए। नहीं भैया कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मैं पूछ लूंगा अभी, जब क्लास खत्म होगी मेरी उसके बाद मैं पूछ लूंगा। देन आई लास्ट, अभी जब क्लास खत्म होगी मैं पूछ लूंगा, जो कंटेंट वाले हैं वो बता देंगे मुझे। दे विल टेल मी कि कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी इसी से मैनेज करो, इतने टाइम से मैनेज कर रहे हो ना इसमें। तो ये हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। दिस इज अवर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्स यू लिमिटिंग, तो ये हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। क्लियर है चीज? पर हमारे केस में यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो जाती है डिस्प्लेज ऊपर। ये हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। इरेजर, दिस इज अवर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। मार्क करो इसे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाल कलर से। तो ये हमारी एक्स यू है। तो दिख रहा है एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। हमें पता है यहाँ पे स्टील की यील्डिंग पहले होती है। अगर स्टील की यील्डिंग पहले होती है तो जब स्टील में स्ट्रेन अपनी परमिसिबल वैल्यू पे आएगा, चेक करना जरा कंक्रीट में स्ट्रेन कहाँ पहुंचा है। अगर स्टील में स्ट्रेन अपनी परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच गया क्योंकि स्टील की यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, पर कंक्रीट में स्ट्रेन अपनी परमिसिबल वैल्यू से कम है। कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन अपनी परमिसिबल वैल्यू से क्या है? कम है। जरा चेक करना ये। सो दिस वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। तो 0.0035 से क्या है हमारा? कम निकल के आया। तो जब स्टील की यील्डिंग स्टार्ट हुई
उस समय हमारा जो स्ट्रेन है कंक्रीट में वो 0.0035 से कम है। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद जो मोमेंट लग रहा है हमारे सेक्शन के ऊपर, मोमेंट को रजिस्ट करना है किसको, कंक्रीट को और स्टील को मिलके। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या थी वो आपको पता रखी थी, आज वापस डिस्कस भी कर लूंगा, टाइम परमिट करेगा तो हमारी कंप्रेशन टेंशन के बराबर है, समझ में आता है। पर जैसे जैसे स्टील की यील्डिंग होती जाएगी, मतलब स्ट्रेन बढ़ता जाएगा स्टील के अंदर, किससे बढ़ता जाएगा, 0.002 प्लस 0.87 FY बाय ES से। स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ये चीज हमने पीछे डिस्कस कर रखी थी। वापस बता देता हूं मैं, स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा यही था, दिस वाज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द स्टील, कि जब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY और जब ये हमारी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी, when the value of strain will be how much, 0.002 plus 0.87 FY by ES, इसके बाद हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब स्ट्रेस कांस्टेंट, एरिया ऑफ स्टील कांस्टेंट, तो टेंशन फोर्स कांस्टेंट, एंड फॉर इक्विलिब्रियम कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर होती है। तो भैया फिर अब मोमेंट कैसे रजिस्ट होगा, हाउ कम द मोमेंट विल बी रेजिस्टेड। अब मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए लीवर आर्म को बढ़ना ही पड़ेगा। लीवर आर्म कैसे बढ़ती है, लीवर आर्म बढ़ने के लिए हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम होती जाती है। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम होती जा रही है, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, और कंक्रीट के अंदर जब ये स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते 0.0035 पे पहुंच जाता है, कंक्रीट की क्रशिंग हो जाती है। तो फेलियर तो कंक्रीट की क्रशिंग से ही हुआ है, पर इसको इनिशिएट किसने किया, स्टील ने किया। तो फेलियर पे जब आप एनालिसिस करोगे, अब मैं फेलियर की एनालिसिस कर रहा हूं, जो मैंने पीछे स्टेटमेंट लिखी है, फेलियर की जब आप एनालिसिस करोगे, एट फेलियर स्ट्रेन कितना है कंक्रीट के अंदर, फेलियर की जब आप एनालिसिस करोगे, फेलियर पे स्ट्रेन कितना है कंक्रीट के अंदर, फेलियर पे स्ट्रेन है 0.0035, पर स्टील के अंदर स्ट्रेन कितनी है, ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FY बाय ES। ये चीज हमने लिख दी थी, दिस वी हैव रिटन। तो ये हमारे बैलेंस सेक्शन का बनाया था मैंने, दिस वाज द स्टोरी ऑफ बैलेंस सेक्शन। ये हमारा बैलेंस सेक्शन है, इसीलिए इस फेलियर को सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टील की यील्डिंग हो रही है, आपको सफिशिएंट वार्निंग मिल जाती है, इसलिए इसको डक्टाइल फेलियर भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टाइल फेलियर। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए, any of the point to be referred from this for anyone? सेकेंडरी का रीजन आज मालूम चला, ठीक है। क्लियरली अंडर इन्फो सेक्शन, ऑल्सो नोन एज आका सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। हाँ, इसी को सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं, डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। तो सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर बोल दो, डक्टाइल फेलियर बोल दो, टेंशन फेलियर बोल दो। ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि ग्रेटर हो जाएगा स्ट्रेन इन स्टील, तो स्टील ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। स्टील कैसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है बेटा, स्टील की स्ट्रेंथ तो उतनी यूटिलाइज हो रही है 0.87 FY इंटू AST। स्टील कहाँ ज्यादा यूज हुई आपने, स्टील ज्यादा यूटिलाइज होने का मतलब है कि उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ निकलवा लिया आपने स्टील से। वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है आपको, वो 0.87 FY दे रहा है आपको स्ट्रेस। अगर उससे ज्यादा निकलवा लेते आप तो हम बोलते स्टील ज्यादा यूज हो गया। चलिए, सो दिस इज अवर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ये हमारा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। Third type of section is over reinforced section. So third of the section is over reinforced section. पेन टिप शार्प हो गया, पेन टिप शार्प हो गया, अच्छी बात है भैया। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंक्रीट की क्रशिंग डायरेक्टली कंक्रीट की वजह से नहीं हुई, स्टील ने स्टार्ट करी। तो कंक्रीट की क्रशिंग डायरेक्टली कंक्रीट की वजह से स्टार्ट नहीं हुई है, कंक्रीट की क्रशिंग हुई है स्टील की वजह से। तो है हमारा क्या, कंप्रेशन फेलियर, पर करवाया स्टील ने इनिशिएट, तो नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। क्लियर है? कंक्रीट में स्ट्रेन क्यों बढ़ रही है, टेंशन तो कांस्टेंट हो गया है। अरे तो टेंशन कांस्टेंट हो गया तो कंप्रेसिव फोर्स कांस्टेंट है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ना, ये तो बराबर ही है।
ये थोड़ी ना चेंज हो रही है। पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू सी इंटू लीवर आर्म और टी इंटू लीवर आर्म, ये तो बढ़ रहा है ना। ये बढ़ने के लिए कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स बराबर है, लीवर आर्म को बढ़ना पड़ेगा। लीवर आर्म को बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल एक्सिस को ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपकी एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम होती जा रही है। तो जब एक्सयू लिमिटिंग से कम होता जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है कंक्रीट के अंदर, स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इंक्रीजिंग। तो स्ट्रेन बढ़ती चली जा रही है उसके अंदर, पर कंप्रेसिव फोर्स बराबर रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स में चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन कंप्रेसिव फोर्स। चलिए, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। सर यू हैव इम्प्लाई मोर प्रेशर व्हाइल राइटिंग। ठीक है भाई, तुम इसी में रिसर्च करो कितना प्रेशर इम्प्लाई करना है, क्या है। अच्छा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन क्या है? ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नाम में लिखा हुआ है, ये वो सेक्शन है जिसमें आपने स्टील बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा दे रखा है। Here steel is being provided comparatively more than that of the balance section. It is the type of section in which the amount of steel is such that strain in concrete during failure is 0.0035, but strain in steel during failure is less than 0.002 plus 0.87 Fi by ES. इसका मतलब यहां पर आपने स्टील को पूरा यूटिलाइज नहीं किया। पीछे आप ये नहीं बोल सकते थे, कौन था, अग्निहोत्री ट्यूटोरियल, पीछे आप ये नहीं बोल सकते कि स्टील को ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, पर यहां मैं जरूर बोल सकता हूं कि स्टील अंडर यूटिलाइज रह गया, क्योंकि स्टील के अंदर जो मेरी स्ट्रेस है वो 0.87 Fi पे पहुंच नहीं पाई, वो 0.87 Fi से कम ही रही और आपका सेक्शन पहले ही फेल कर गया। क्योंकि इसमें सेक्शन फेल हुआ है कंक्रीट की वजह से डायरेक्टली, इसको हम प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं। और क्योंकि कंक्रीट की वजह से फेल हुआ है, कोई प्रायर वार्निंग नहीं देगा आपको, तो ये हमारा कैसा फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। इसको हम प्रेफर नहीं करते, विल नॉट प्रेफर दिस। अब कहानी लिखवा देता हूं। सो वी कैन से इट इज द टाइप ऑफ, we can say it is the type of section, it is the type of section in which, it is the type of section in which amount of steel is such that, amount of steel is such that the strain in concrete, the strain in concrete is 0.0035 and strain in tension steel, strain in tension steel is less than 0.002 plus 0.87 Fi by ES at failure, at the time of failure। फेलियर पे टाइम पे आपको ये एनालिसिस मिलेगी। यहाँ Fs लेस देन 0.87 Fi, बिल्कुल सही बात है, ब्रिटल फेलियर, ज्यादा स्टील यूज करने से स्टील में प्रॉपर यील्डिंग नहीं हुई जिसके कारण कंक्रीट फेल हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है अमन कुमार। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन की प्रॉपर्टी बताऊं, स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035, स्ट्रेस इन कंक्रीट 0.45 FCK। अगर स्ट्रेन इन स्टील की बात करें लेस देन, तो स्ट्रेन इन स्टील की बात करें कम है, स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन 0.002 प्लस 0.87 Fi बाय ES। अगर स्ट्रेस इन स्टील की बात करें लेस देन 0.87 Fi। अगर XU की बात करूंगा मोर देन XU लिमिटिंग, XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा निकल के आएगी। क्लियर है? इसका भी बना सकते हैं हम सेक्शन, इस सेक्शन कैन आल्सो बी ड्रॉन। ये लो, इसका सेक्शन भी बना दिया, देख लो भैया सारी चीजें ढंग से। तो तीन तरह के सेक्शन हमने डिफाइन कर रखे हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेक्शंस वी हैव डिफाइंड, बैलेंस्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड। We'll never prefer over reinforced section, हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे over reinforced section को, क्योंकि इसका फेलियर ब्रिटल फेलियर होता है, इट्स फेलियर इज ब्रिटल फेलियर। ये क्या हो गया, पूरी मिट गई, चलो कोई बात नहीं, वापस बना देंगे। न्यूट्रल एक्सिस, ये बैलेंस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस लग रही है, तो बैलेंस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस। स्टील बनाते हैं फ्री हैंड से, तो स्टील बनाया हमने फ्री हैंड से, स्ट्रेस डायग्राम तो इसी कलर से बना दिया जाएगा। तो ये बैलेंस सेक्शन का हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, तो बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम, तो बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम 0.0035 और ये वैल्यू है हमारी 0.002 प्लस 0.87 Fi बाय
नो कनेक्शन क्या हो गया भाई, गायब हो गया लाइव चैट, रीट्राई। तो यहाँ पर क्या है सिस्टम, यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से बढ़ जाती है, तो लिमिटिंग डेप्थ मार्क कर दी पहले, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सो दिस इज एक्स यू लिमिटिंग। कहाँ चले गए ये सारे बच्चे, लाइव चैट आ गए, बफरिंग, वीडियो मेरा तो चल रहा है, माई वीडियो इज वर्किंग फाइन। आज बारिश हो रही है, शायद इस वजह से बफरिंग हो सकती है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, 3-4 घंटे बारिश हुई है आज यहाँ पे, तो हो सकता है उस वजह से बफरिंग की प्रॉब्लम हो। सो दिस इज अवर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सो दिस इज एक्स यू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इस केस में जब कंक्रीट, इस केस में कंक्रीट जब अपनी लिमिटिंग स्ट्रेन की वैल्यू पे पहुंच जाता है, स्टील के अंदर स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES से कम रह जाता है, तो ये जो लाल वाला स्ट्रेन है इट इज लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/, ओवर रीइंफोर्स नॉट प्रेफर्ड बिकॉज फेलियर इज ब्रिटल एंड सडल, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिला पूरी कहानी का, द बॉटम लाइन ऑफ द इंटायर स्टोरी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेक्शन विल ऑलवेज फेल ड्यू टू क्रशिंग। तो बॉटम लाइन है, नोट बड़ा बड़ा करके लिख दिया, तो बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, सेक्शन हमेशा फेल होता है क्रशिंग की वजह से। सो नोट, अरे भाई काली पेन चाहिए, सो नोट, तो सेक्शन ऑलवेज फेल्स ड्यू टू क्रशिंग, सेक्शन ऑलवेज फेल्स, ऑलवेज फेल्स ड्यू टू क्रशिंग। सेक्शन हमेशा फेल करेगा किसकी वजह से, क्रशिंग की वजह से। स्टील नेवर फेल्स, इट ऑलवेज यील्ड, तो हम बोल सकते हैं स्टील नेवर फेल्स, इट ऑलवेज यील्ड, ये हमेशा क्या करेगा, यील्ड करेगा, इसकी हमेशा क्या होती है, यील्डिंग होती है। बैलेंस्ड फेलियर, विच टाइप ऑफ फेलियर, वेयर बोथ स्टील एंड कंक्रीट यील्ड साइमल्टेनियसली। सो बैलेंस्ड फेलियर, बैलेंस्ड failure is that where steel and concrete yields simultaneously, साइमल्टेनियसली दोनों की यील्डिंग हो जाती है। सर कैन वी प्रेफर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एट इज गिव वार्निंग, बिल्कुल सही बात है, प्रेफर ही करते हैं। आपने जितने, आपका जो पूरा घर बना हुआ है वो अंडर रीइंफोर्स्ड है, आपका जो घर बना हुआ है या कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो सारा अंडर रीइंफोर्स बनाते हैं, ओवर रीइंफोर्स को भी बनाते ही नहीं है। तो बैलेंस फेलियर इज दैट फेलियर वेयर स्टील एंड कंक्रीट यील्ड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है हमारा टेंशन फेलियर या डक्टाइल फेलियर या सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। हियर फेलियर इज इनिशिएटेड बाय यील्डिंग ऑफ द स्टील बट टेक्स प्लेस ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट। तो अगला पेज, तो हम बोल सकते हैं टेंशन फेलियर, तो ये दूसरा केस था हमारा। सो टेंशन फेलियर और यू कैन से डक्टाइल फेलियर, सो टेंशन फेलियर, डक्टाइल फेलियर और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, और सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, ये हमारी सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर है। सो इज द फेलियर, इज द फेलियर, इज द फेलियर इनिशिएटेड, इज द फेलियर इनिशिएटेड by yielding of steel, yielding of steel, but takes place due to crushing of concrete, takes place due to crushing of concrete, crushing of concrete, ब्रैकेट में लिखा ऑलवेज प्रेफरेबल, ये हमेशा प्रेफर्ड रहता है। यील्ड साइमल्टेनियसली मींस फ्रैक्चर स्टार्ट, हाँ। फिर प्राइमरी फेलियर किसको बोलेंगे बेटा, अभी बताया तो था, अभी लिखूंगा देखना, बताया भी था, अभी लिख भी देता हूं।
ऑलवेज प्रेफर्ड ड्यू टू सफिशिएंट वार्निंग। जब स्टील यील्ड कर रहा है यानी डिफ्लेक्शन बढ़ती जा रही है, क्रैकिंग बढ़ती जा रही है, ड्यू टू सफिशिएंट वार्निंग, तो वार्निंग हमें सफिशिएंटली मिलती है। और लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है ब्रिटल फेलियर, यही बताया था। सो ब्रिटल फेलियर या प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। लो पूछ रहे थे प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर क्या होती है। सो प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, तो प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, the primary compression failure is that which takes place due to crushing of concrete, due to crushing of concrete, not preferred, इसको प्रेफर नहीं करते, not preferred। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी, कोई सा भी सर। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखो क्योंकि अभी टाइम बच गया है, 3-4 मिनट है मेरे पास, आई हैव 3-4 मिनट्स। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और, चेक दिस इंटरेस्टिंग थिंग। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा, ये एक्सयू लिमिटिंग से कम। तो पहले तो बनाओ हमारा लिमिटिंग वाला डायग्राम, ये हमारा लिमिटिंग वाला डायग्राम बैलेंस सेक्शन वाला। तो ये हमारी बैलेंस सेक्शन है, दिस इज अवर बैलेंस सेक्शन। तो ये वैल्यू है 0.002 प्लस 0.87 FI बाय ES। सो ये हमारी एक्सयू लिमिटिंग है। अब देखना एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको, ये हमारी है एक्सयू लिमिटिंग। फिर हमारी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अच्छा ऊपर तो वैल्यू लिखी नहीं, 0.0035। फिर हमारी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या होता है, कंक्रीट पहुंच जाती है अपनी उस पे लिमिटिंग स्ट्रेन पे, और स्टील में आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो स्टील में देखो भैया वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, सॉरी ओवरलैप करके दिखाना है, ये ओवरलैप करके दिखाना है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है। सो ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FI बाय ES, ये बात भी समझ में आती है। ये हमारी एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। तो ये हमारा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। सो दिस इज अवर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। ये जो काला वाला है हमारा, ये बैलेंस सेक्शन है, ये बैलेंस सेक्शन है। अब लाल वाले की बात करें, लाल वाले की बात करें, ये हमारा लाल वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको जो स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी, दिस इज लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FI बाय ES, ये हमारी ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। सो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। अब मैंने आपको तीनों बना के दिखा दी। यील्डिंग तो यील्डिंग भी तो एक टाइप का फेलियर है। फेलियर किसको बोला था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बताई थी ना आपको, पीछे वाले लेक्चर पढ़ के आया करो। यील्डिंग सर्विसिबिलिटी के अंदर आ रही है। तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर रहा है इसके अंदर, योर स्ट्रक्चर इज नॉट कोलैप्सिंग। तीनों पहले का ग्राफ एक ही में बन गया, हाँ वो तो बन गया। बताना क्या था मुझे आपको, बताना ये था, जरा चेक करना अब इसे, एनालाइज दिस। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगी, यू विल फाइंड मोर डिफ्लेक्शन इन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। तो सर्विसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छी वार्निंग देता है, इट गिव्स मोर वार्निंग, डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल जाएगी आपको। तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन है। फिर हरा वाला क्या था, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन था, ये हरा वाला अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है। और फिर लाल वाला क्या था, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन था, लाल वाला ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। देखो अब तो सेक्शन ही बना के दिखा दिया मैंने आपको। अगर अब बेंडिंग के बाद बात करूं, तो अगर मैं बेंडिंग की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द बेंडिंग, ग्रीन वाला अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है हमारा, ग्रीन वाला अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, ये हमारी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ये रही। तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ये हमारी अंडर रीइंफोर्स सेक्शन जा रही। इसकी अगर बेंडिंग के बाद कहानी देखोगे, ये निकल के आएगी बेंडिंग के बाद कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ दी सेक्शन आफ्टर बेंडिंग। अब फ्री हैंड से जो डायग्राम बना है उसको इग्नोर करना।
ये जो डेल्टा है ये डिफ्लेक्शन है बीम का, दिस इज द डेल्टा ऑफ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। पर अगर मैं ओवर रीइंफोर्स सेक्शन देखूं, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है हमारा लाल वाला, ये है हमारा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, दिस इज अवर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, दिस इज अवर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो अगर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर मैं डिफ्लेक्शन दिखाऊं आपको, इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम निकल के आएगी, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल फेलियर बोलते हैं। और ओवर रीइंफोर्स वाला हमारा क्या देता है, तो डेल्टा ऑफ ओवर रीइंफोर्स, चेक दिस डिफ्लेक्शन नाउ। तो डेल्टा आपको ज्यादा मिलेगी अंडर रीइंफोर्स में, सो डेल्टा ऑफ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन इज मोर देन डेल्टा ऑफ ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो इसीलिए ये डक्टाइल है, ये ब्रिटल है, ये वार्निंग दे देगा आपको, बीम ज्यादा क्या कर जाएगी, झुक जाएगी, ज्यादा झुक जाएगी, आपको पहले से वार्निंग मिल जाएगी, भैया भाग जाओ यहाँ से, सामान वामान उठाओ और भाग जाओ। ये झुकेगी नहीं, ये टूट जाएगी सीधा। तो अगर आपने ओवर रीइंफोर्स सेक्शन दिया, डिफ्लेक्शन इतना कम होगा आपको दिखेगा ही नहीं, एकदम से जब बीम क्रैक होगी तब पता चलेगा आपको। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, हेंस वी प्रेफर द अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। स्ट्रेन कंक्रीट में सेम लेंगे ना, एक जगह से ही स्टार्ट होगी ना लाइन बीम में, कंप्रेशन में एक जगह से, समझ में नहीं आई बात आपकी। क्रैक भी ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी, क्रैकिंग भी ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा मिलेगा आपको, एवरीथिंग विल कम आउट टू बी मोर। बेटा प्लस की क्लासेस देख रहे हो, प्लस पे आओ, ये प्लस वालों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। अरे तो ये लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी दिखाई है बाबा, ये लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी दिखाई है ऊपर स्ट्रेन की मैंने आपको, आई हैव नॉट शोन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन, कि जो सेम जगह से स्टार्ट कर दूंगा। बैलेंस सेक्शन में इंटरमीडिएट होती है। क्लियर है, चलो थैंक यू एवरीवन, बाकी कल करते हैं।